नमस्कार, आप लोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों को और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आपको बताते हैं। बेगू क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित होकर पलटी है पिकअप। एक महिला की मौत हो गई है, इसी के साथ 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचवाया गया है। पालनपुर तिराहा के पास ये हादसा हुआ है। बेगू क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित होकर के पलटी है पिकअप। एक महिला की मौत हो गई है, तो इसी के साथ 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पालनपुर तिराहा के पास ये हादसा हुआ है। आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर। बेगू क्षेत्र में अनियंत्रित होकर के पिकअप पलट जाती है। एक महिला की दर्दनाक मौत हो चुकी है, इसी के साथ 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से आपको बता रहे हैं। बेगू क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बताते चले 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं, इसी के साथ सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है और एक महिला की दर्दनाक मौत यहां पर इस हादसे में हुई है। बेगू क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। चित्तौड़गढ़ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अनियंत्रित होकर के पिकअप पलट जाती है। एक महिला की दर्दनाक मौत होती है और इसी के साथ 25 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पालनपुर तिराहा के पास हुआ हादसा। चित्तौड़गढ़ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। अनियंत्रित होकर के पिकअप पलट जाता है, जिसके बाद एक महिला की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई। इसी के साथ 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, आपका रुख करूंगी। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और एक गंभीर हादसा यहां पर हो गया है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल सृष्टि, यहाँ बताना चाहूंगा यहाँ पर कि कल रात को सिंगोली क्षेत्र के रहने वाले थे ये सभी लोग तुर्किया कला के। तो वहां से एक सामाजिक फंक्शन था, राष्ट्रीय का कार्यक्रम था, राष्ट्रीय जागरण का कार्यक्रम था। उसे निपटा करके आज ये लगभग 1 बजे प्रोग्राम खत्म करके वहां से लौटे। तो बेगू काटुंडा मोड़ के पास पालनपुर तिराहा है, वहां पर अनियंत्रित होकर ड्राइवर की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है। गाड़ी पलटी है। इसके अंदर ओवरलोड गाड़ी थी। कम से कम 25 लोग इसमें सवार थे, जबकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 15 से 17 लोग बैठ सकते हैं। ये सबसे बड़ा सोचनीय प्रश्न है कि 25 लोग इसमें बैठे कैसे। ये परिवहन विभाग की लापरवाही यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन इस एक्सीडेंट के अंदर एक महिला की मौत है और जब लगभग 24 या 25 लोग घायल हैं, जिसमें से 15 जो लोग हैं गंभीर हालत में चित्तौड़ रेफर किया गया है। यहाँ से भी एक महिला है जिसे उदयपुर रेफर किया गया है उपचार के लिए। कुल मिलाकर सृष्टि ये बताना चाहूंगा यहाँ पर कि एक बार फिर से परिवहन विभाग इस हादसे के पीछे जिम्मेदार है कि कार्रवाई नहीं करता है। और ये जो गाड़ी आई है तो परिवहन विभाग कार्यालय के बाहर से निकल करके आई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसको रोका नहीं गया है। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है सृष्टि। बिल्कुल गोपाल, इस हादसे के बाद यहाँ पर एक बार फिर से परिवहन विभाग सवालों के घेरे में आ चुका है। जिस तरीके से गोपाल बताया जा रहा है 25 लोग घायल हैं, उनकी क्या स्थिति है इस समय, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बिल्कुल सृष्टि, यहाँ पर लगभग 15 लोगों को चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया है और 10 लोगों का उपचार बेगू चिकित्सालय में जारी है। यहाँ पर भी कुछ लोगों को वापस अभी जो चिकित्सक से कुछ देर पहले मेरी बात हुई है, तो कुछ लोगों को और उदयपुर रेफर किया जा सकता है सिटी स्कैन करने के बाद, क्योंकि सिटी स्कैन से उनके जो सिर की चोट है उसका पता लग रहा है। उसके बाद रेफर किया जा रहा है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ चिकित्सालय में इतने गंभीर रोगों का उपचार नहीं किया जा सकता है। कहने को भी यहाँ मेडिकल कॉलेज की खुलने की पूरी उम्मीद लग रही है, लेकिन चिकित्सकों का हाल बहुत बेहाल है सृष्टि। यहाँ पर गोपाल, आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस हादसे के बाद से? बेगू थाना अधिकारी रतन सिंह से कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी, तो वहां पर इस हादसे के तुरंत बाद पिकअप चालक जो है वहां से मौके से फरार हो गया था और उसकी तलाश की जा रही है। और बेगू थाने में इसका प्रकरण दर्ज किया गया है लापरवाही की वाहन चलाने के एवज में सृष्टि। बिल्कुल गोपाल, लेकिन यहाँ पर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, ये अभी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से 25 लोग पिकअप में बैठे थे, ऐसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो जाना, कहीं ना कहीं इस हादसे से कोई ना कोई सबक जरूर लेना चाहिए प्रशासन को।
सृष्टि, यहाँ पर प्रशासन की बात की जाए या परिवहन विभाग की बात की जाए या संबंधित थानों की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी इन हादसों से सबक नहीं लेता है। अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पर बस का हादसा हुआ था रिठोला चौराहे पर, उससे भी सबक नहीं सीखा है। सिर्फ बैठकों में और कागजों में ये सारे जो आंकड़े हैं ये बताए जाते हैं कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये विकल्प किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से धरातल पर इनको नहीं पहुंचाना ये गैर जिम्मेदाराना श्रेणी में आता है सृष्टि। और कोई भी अधिकारी इनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है, ये बहुत गंभीर विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखने वाली बात यही होगी गोपाल कि आने वाले समय में किस तरीके से यहाँ पर सबक लिया जाता है और प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। कोटा के आर्ट्स होटल विज्ञान नगर में एमबीबीएस एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। कई बच्चों ने मौके पर ही एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा किया। इस दौरान आयोजक प्रिया मल्होत्रा ने बताया कि आपके डॉक्टर बनने के सपने को साकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक्सपो 2022 में टॉप यूनिवर्सिटीज के प्रतिनिधि, वीसी और दूसरे कोऑर्डिनेटर्स ने भाग लिया है। इस दौरान मल्होत्रा ने बताया कि 5 देशों की 20 यूनिवर्सिटी ने यहां भाग लिया और जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है उनकी हर समस्या का मौके पर ही समाधान किया गया। कोटा में आयोजित एक्सपो में रूस, बांग्लादेश, आर्मेनिया, गयाना और बारबाडोस देशों के यूनिवर्सिटी कोटा पहुंची। इसी के साथ लोगों की हर समस्या का समाधान एक ही जगह पर किया गया है, वहीं लोगों को सही सलाह भी दी गई है। तो एमबीबीएस एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है। और हमारे साथ आयोजक प्रिया जी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। प्रिया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, पूछिए मैडम। जिस तरीके से बच्चों के लिए ये एक्सपो की शुरुआत की गई है और बच्चों की सारी समस्याओं का यहाँ पर समाधान भी किया गया है, कितना ये असर करेगा आने वाले समय पर? मैम देखिए, हमारे यहाँ बच्चों को अवेयरनेस की कमी है कि आपके पास ऐसे विकल्प भी अवेलेबल हैं जिससे आप विदेश से एमबीबीएस कर सकते हैं, वो भी कम खर्चे में। जो इस समय हमारे पास कोटा में यूनिवर्सिटीज आई हैं, उनमें जो बच्चा अपने 6 साल की एमबीबीएस कंप्लीट कर सकता है वो करीबन 18 से 20 लाख रुपए का खर्चा आता है कुल। तो इस चीज की जानकारी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में नहीं है। तो हमें लगता है इस एक एक्सपो के माध्यम से हम ऐसे पेरेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जुड़ सकते हैं जिनका सपना है डॉक्टर बनना, बट उन्हें ये नहीं पता है किस तरीके से वो एडमिशन ले सकते हैं। बच्चे यहाँ नीट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन फिर भी 2-2 साल, 4-4 साल इंतजार करते हैं कि अच्छा स्कोर आएगा और इंडिया में गवर्नमेंट सीट मिलेगी, जो कि बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन काफी टफ है। उसकी वजह से यूनिवर्सिटीज आज यहाँ पे इस समय कोटा में एक छत के नीचे 20 के करीबन यूनिवर्सिटीज हैं 5 अलग अलग देशों से, जो कि बच्चों का ये डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगी। बिल्कुल प्रिया जी, एक काफी नेक पहल की शुरुआत यहाँ पर की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बच्चों में जागरूकता की कमी होती है। उनका सपना तो होता है कि वो डॉक्टर बने, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें काफी ज्यादा परेशानियां भी हो जाती हैं। तो प्रिया जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस एक्सपो में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है फिलहाल? फिलहाल करीबन हमारे पास 120 के करीब बच्चे हैं जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं और 500 से 700 के करीब बच्चों ने आज यहाँ पे जानकारी प्राप्त की है। और इस समय भी हमारे पास अभी भी एक्सपो चल रहा है कोटा में होटल ऑर्टिस में, और बच्चे कंटिन्यूअस आ रहे हैं। जी प्रिया जी, हर खबर के दर्शकों को और जो बच्चे आपको सुन रहे होंगे उन्हें आप क्या कहना चाहती हैं, किस तरीके से वो अपनी परेशानियों को यहाँ पर दूर कर सकते हैं इस एक्सपो के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये एक मौका है अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने का। आप हमारे पास यहाँ आ सकते हैं, हमारे से जुड़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किस प्रकार आप जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी कम खर्चे में। जी, काफी अच्छे
कार्य यहाँ पर किया गया है। जिस तरीके से एक्सपो की शुरुआत की गई है, आने वाले समय में बच्चों को इससे काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। प्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर खबर में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो विदेशों से कई यूनिवर्सिटीज आई जिन्होंने बच्चों की जो समस्याएं थी, जो परेशानी बच्चों को हो रही थी, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसी के साथ बच्चों को यहाँ पर जागरूक किया गया है और कई बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन लिया है। अजमेर के नारेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बाईपास के पास हाईवे पर तेज गति से आ रही निजी ट्रेवल्स की एक बस आगे चल रहे ट्रॉला में जा घुसी, जिससे 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 6 लोग गंभीर हालत में हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। वहीं मृतकों के परिजनों को सूचना दी गई है। इस दौरान उनके अजमेर आने पर शवों का पोस्टमार्टम होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये रात को लगभग 3:15 साढ़े 3 बजे सूचना मिली कि एक स्लीपर बस जो है वो ट्रेलर में जाकर भिड़ गई, जिस पर मौके पर श्रीमान एडिशनल एसपी सिटी सांगवान सर पहुंचे और उसके बाद जब देखा तो 2 ब्रॉड डेड थे यहाँ पर, जेएलएन में मृत्यु हो गई थी उनकी, वो तब पहुंचे थे। और इसके अतिरिक्त 3 लोग जो हैं वो थोड़े गंभीर रूप से घायल हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बालकृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालकृष्ण, आपका रुख करूंगी। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, घायल भी कई लोग बताए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? लगभग 3:30 बजे जयपुर की तरफ से जो बस आ रही थी तो खड़े ट्रेलर में जाकर के भिड़ गई और उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग घायल हुए। इसकी सूचना जैसे पुलिस को मिली, पुलिस वहां पहुंची, घायलों को तुरंत अस्पताल में भिजवाया गया और जिनकी डेथ हुई है उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनके परिजन के आने के बाद में उनका पोस्टमार्टम किया जाए। ओवर टू चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बालकृष्ण तमाम जानकारी के लिए। तो 2 की इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई है, इसी के साथ कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। अजमेर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रात के समय यह हादसा होता है जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत होती है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। ट्रॉला में घुसी ट्रैवल बस, जहां पर आपको बताते चले कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, रात के समय ये हादसा हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं बस के किस तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं और जो यात्री इस बस में सवार होंगे उनकी क्या हालत होगी, आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। रामगंज मंडी में आत्महत्या करने की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना सुकेत थाना क्षेत्र की है, जहां पारिवारिक कलह के चलते 27 वर्षीय युवक इमरान ने घर में रखी विषैली गोलियां खा ली, जिससे युवक बेहोश हो जाता है। वहीं बेहोशी की हालत में परिवारजन युवक को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टरों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस से गंभीर अवस्था में युवक को झालावाड़ अस्पताल में रेफर किया। फिलहाल अभी पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है, तो डॉक्टरों ने जिला अस्पताल में रेफर किया है। रामगंज मंडी से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की है, यानी कि आत्महत्या करने का यहां पर मामला सामने आया है। 27 वर्षीय युवक ने जहर की गोलियां खा ली हैं, जिससे उसकी हालत बिगड़ जाती है। फिलहाल उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आजम हमारे साथ जुड़ गए हैं। आजम, आपका रुख करूंगी। आत्महत्या करने की कोशिश का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, अभी युवक फिलहाल ठीक है, अस्पताल में इसका उपचार चल रहा है और अभी डॉक्टरों द्वारा इसे अच्छी स्थिति में बताया गया है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या युवक की तरफ से कोई बात बताई गई कि आखिरकार उसने ये कदम क्यों उठाया है?
जी, इसमें क्या है कि घर में किसी कामकाज को लेकर के जो युवक है वो काफी समय से घर में बैठा हुआ है, कोई काम काज नहीं करता, तो उसके पिता ने उससे थोड़ी सी बात कहने पर ही ये उसने कदम उठाया। प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कोई कार्रवाई की गई है? अभी कोई फिलहाल जी, आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स का क्या कहना है, क्या जिसने आत्महत्या की कोशिश किया क्या उसकी स्थिति कैसी है, क्या वो खतरे से बाहर है? जी बिल्कुल, अभी वो खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने उसको बिल्कुल नॉर्मल बताया अभी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले, रामगंज मंडी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति ने नशीली जहर की गोलियां खा ली, जिससे उसकी हालत बिगड़ जाती है, यानी कि उसने आत्महत्या की कोशिश करी है। फिलहाल डॉक्टरों ने जिला अस्पताल उसे रेफर किया है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन हमारी सामाजिक एकता के प्रतीक है। जी हां, आपको बताते चले, यहां पर जिस तरीके से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, इसमें शादी करने से समाज के सभी तबके के लोग एक मंच पर आते हैं। वही लोकसभा अध्यक्ष रविवार को वाल्मीकि समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहुंचे और नव दंपतियों को शुभकामनाएं दी। बिरला ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों पर चल करके युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। विवाह का आयोजन किया गया है और लोकसभा और यहाँ पर ओम बिरला ने सभी दंपतियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। ओम बिरला ने यहाँ पर हिस्सा लिया और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तेजपाल सिंह बग्गा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजपाल जी, आपका रुख करूंगी। सामूहिक विवाह का यहाँ पर आयोजन किया गया है जिसमें ओम बिरला ने शिरकत की है, क्या कुछ जानकारी है? लोकसभा अध्यक्ष 5 दिवसीय दौरे पर कोटा में हैं। जी, आज उन्होंने सबसे पहले वाल्मीकि समाज का जो सामूहिक विवाह सम्मेलन था उसमें भाग लिया। वहां जाकर नव दंपति को शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया। उसके बाद आज शाम को भी उनका 2 विवाह सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम है, वो वहां भी जाएंगे और अपने के नाम से नव दंपतियों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देंगे। लोकसभा अध्यक्ष पूरे 5 दिवसीय दौरे पर कोटा में हैं। तेजपाल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस सामूहिक विवाह में कितने जोड़ों की शादी हुई है? इसमें 1 दर्जन से अधिक जोड़े थे जी, जहां पर इनके साथ विधायक संदीप शर्मा भी थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए तेजपाल जी। तो सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें आपको बताते चले कई जोड़ों 7 जन्मों के बंधन में बंध गए हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यहां पर शिरकत की। सभी दंपतियों को आशीर्वाद उन्होंने दिया है। बयाना पुलिस कोतवाली परिसर में आज सीएलजी समूह के सदस्यों और सुरक्षा सखी समूह के सदस्यों की बैठक पुलिस उपाध्यक्ष अजय शर्मा की अध्यक्षता में होती है, जिसमें कोतवाली प्रभारी हरि नारायण मीणा और प्रभारी उपखंड अधिकारी अमित शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की, आपसी भाईचारे व सद्भावना के माहौल को कायम रखने और संदिग्ध लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए पुलिस प्रशासन को त्वरित और सटीक सूचना उपलब्ध कराने और अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस का आवश्यक सहयोग किए जाने की चर्चा यहां पर की गई है। कानून और शांति व्यवस्था पर चर्चा की गई है। सीएलजी और सुरक्षा समूह इस बैठक में मौजूद रहा। थाना बयाना पर आज सीएलजी की और सुरक्षा सखियों की एक सामूहिक मीटिंग का आयोजन किया गया था पुलिस और प्रशासन के उपस्थिति में। मुद्दा खाली बीच बीच में हम लोग लेते रहते हैं मीटिंग, लेकिन अब पुलिस और प्रशासन के साथ इन लोगों को
जो अभी समस्याएं चल रही हैं कई तरीके की, उनके समाधान के लिए पब्लिक में सही सूचनाएं पहुँचें, पुलिस को सही सूचनाएं समय पे मिलें, इन मामलों को लेके जागरूक करने के लिए इनको आज हम लोगों ने यहाँ बुलाया था। खबर बीकानेर से है, जहां शहर में हुए अवैध रूप से अतिक्रमण को तोड़ने के लिए नगर निगम की टीम फड़ बाजार पहुंची तो वहां निगम की टीम को नागरिकों के जबरदस्त विरोध का सामना भी करना पड़ा। आपको बताते चलें कि निगम यहां दुकानों के आगे बनी चौकियां और छज्जों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। यहां तक कि महिलाएं भी निगम कर्मचारियों से विवाद करने पहुंची और बाद में ये महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने इन महिलाओं को वहां से हटाया। तो बीकानेर से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर महिलाओं ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया है क्योंकि अतिक्रमण को यहां पर हटाया जा रहा था और नगर निगम की टीम को यहां पर काफी विरोध का सामना करना पड़ा। तस्वीरें देख सकते हैं आप, कितनी भीड़ यहां पर मौजूद है। स्थानीय लोगों ने जमकर नगर निगम का विरोध किया है। नगर निगम की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची थी और ऐसे में नगर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा है। तो महिलाओं ने सड़क पर धरना भी दिया है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ आपको नजर आ रही होगी और ये स्थानीय लोगों ने यहाँ पर नगर निगम की टीम का काफी ज्यादा विरोध किया है। खबर बीकानेर से है, जहां बीएसएफ बीकानेर के 50वें स्थापना दिवस को मनाने के लिए बीएसएफ और टीम ओवर फॉर नेशन मिलकर के सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे। आपको बताते चलें, आज बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह अपनी 100 लोगों की टीम के साथ पब्लिक पार्क में मौजूद टॉय ट्रेन एरिया पहुंचे। वहां पर मौके पर टीम ओवर फॉर नेशन के साथ मिलकर के उन्होंने श्रमदान किया और वर्षों से इकट्ठे हुए कचरे को आंख से हटाया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों टीमों द्वारा आज लगभग 4 टन कचरा निस्तारण किया गया है। तो बीएसएफ के डीआईजी ने श्रमदान किया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। सफाई अभियान चलाया गया, 4 गया है। तो एक सफाई अभियान कार्यक्रम का यहाँ पर ये आयोजन हुआ है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बॉर्डर हम गार्ड करते हैं और बॉर्डर एरियाज में भी हम सिविक एक्शन प्रोग्राम करते रहते हैं, गाँवों में जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ बड़ा हेडक्वार्टर बीकानेर में है, हमारा सेक्टर हेडक्वार्टर, और हम बीकानेर में जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे 50 साल गोल्डन जुबली भी हो गए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीकानेर सेक्टर हेडक्वार्टर पे, और फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। इसके तहत हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम प्लान किए थे और ये 1 आवर फॉर नेशन जो ग्रुप है, इसके साथ हम थोड़े जुड़ने की कोशिश किया है। आज पहला प्रोग्राम इनके साथ है, ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो बीएसएफ टाइम पर ऐसे प्रोग्राम करती रहती है सफाई अभियान, उसके तहत हम लोगों ने भी इनके साथ जुड़ के ये एक प्रोग्राम में शामिल हुए। ग्राम झाग में मेन स्टैंड पर अचानक से आग लग जाती है। आपको बताते चलें, आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। आग इतनी भयानक थी कि पास के शादी समारोह में लगा टेंट आग के हवाले हो जाता है। आग की लपटें 50 फीट तक ऊपर उठ रही थी। आग की लपटों को देखकर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। लोगों ने अपने स्तर पर पानी की व्यवस्था करके आग पर काबू पाया। तो वहीं दमकल की गाड़ियां 2 घंटे लेट वहां पर पहुंची। तो जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंची तब तक आग पर काबू पा लिया गया था। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। शादी के टेंट तक ये आग पहुंच जाती है। तो भीषण आग ये लगी थी और जैसे ही आग लगी अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये तस्वीरें आप देखिए, आपको सिर्फ राख ही राख नजर आ रही होगी। तो टेंट भी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। ग्राम
रात के अंदर मेन स्टैंड पर लगी आग। अभी आग के लगने के कारण का पता नहीं चल पाया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि यहाँ पर रखी लकड़ियाँ और जो सामान था वो जलकर राख हो गया। ये तो गनीमत रही कि यहाँ पर जो आबादी क्षेत्र है यहाँ तक आग पहुँची नहीं और 3 दमकलों की सहायता से इस आग पर काबू पाया गया। अभी ये दमकल हमारे पीछे, ये कैमरामैन दमकल दिखाइए एक बार। दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया और जो नुकसान हुआ है ये देखिए, हम आपको दिखा सकते हैं। ये कोयले का ढेर, यहाँ पर रखी लकड़ियाँ पूरी जलकर राख हो गई है और ये पूरे कोयले बन चुके हैं। हमारे साथ पूर्व डायरेक्टर साहब रामलाल जी वर्मा, हम इसे जानना चाहते हैं कि सर आग कैसे लगी? आग के कारण का तो पता है नहीं, इस कारण से लगी, लेकिन आग लगी थी तो आए तो बहुत भयंकर आग लग चुकी थी, कंट्रोल से बाहर था। उसके लिए प्रशासन को अवगत कराया गया, अभी काम वालों को सूचना दी, तहसीलदार जी को भी दी। मुझे स्थानीय जो टैंकर ला करके उस तरीके के कारण स्थानीय टैंकर से हमने कंट्रोल किया। उसके बाद में 3 दमकल आ गई, तो उसके साथ पूरा कंट्रोल हो गया, किसी जान माल सामने आग चलने लगी 2:22 पे। हाँ, करीब 2 बजे आगे 22 मिनट प्रशासन आए, आप प्रशासन आ गया, पुलिस वाले भी आ गए, पटवारी जी बात ये सुनते ही जो प्रशासन है मौके पर आ गए हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी समस्या एक हुई है, पास ही एक शादी समारोह है, वहाँ पर टेंट लगा हुआ था और वहाँ पर भी कुछ नुकसान हुआ है। पावटा में बेक्यू युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अजीत यादव के नेतृत्व में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर यात्रा का आयोजन हुआ। राजस्थान को बंजर और रेगिस्तानी इलाका बनने से रोकने के लिए नहरी परियोजना का लागू होना बेहद आवश्यक है। जानकारी के मुताबिक बीते 25 वर्षों से नदी परियोजना लागू करने की मांग उठ रही है। यात्रा का उद्देश्य 13 जिलों के 3 करोड़ ग्रामीण लोगों के आवास को केंद्र और राज्य सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाना है। पूरी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर हम पूरे राजस्थान के 13 जिलों में 3 करोड़ लोगों की आवाज को, उनकी जन जागृति को, जो पूरी राजस्थान बंजर होने से बचाने के लिए, यहाँ रेगिस्तान होने से बचाने के लिए एक मांग है पूरी राजस्थान के पिछले 25-30 सालों से उठ रही है कि यहाँ पर नहर का पानी से यहाँ की सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था सरकारों द्वारा की जाए। लेकिन पिछले 20 सालों से सरकार इन 13 जिलों के किसानों को, नौजवानों की, महिलाओं की बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हमने नहर लाओ जीवन बचाओ यात्रा पूरे 13 जिलों के निकाली है। आने वाली 18 मई को, जो आज 16 तारीख हो गई है, 15 तारीख, आने वाली 18 मई को हम लाखों की संख्या में राजभवन का घेराव करेंगे। और जो गहरी नींदों में सोई हुई सरकार है, सरकार चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, हमें सरकारों से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ पानी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हमें पानी दे। नौहार को राधा कृष्ण गौशाला टोपरिया में श्रीमद् भगवत कथा और नानी बाई को मायरू का आयोजन हुआ है। कलश यात्रा ठाकुर जी के महाराज के मंदिर से लेकर के शिव मंदिर होते हुए गांव फिरनी कथा स्थल तक निकाली गई। उसके बाद श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ किया गया। समस्त भक्तों ने आरती प्रसाद ग्रहण किया। इस कथा का आयोजन 21 मई तक होगा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।